हेलो ट्वेल्थ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 के उन सारे डेरिवेशन का जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए, अगर दो चार्ज हैं Q1 Q2 हैं, इनके बीच का सेपरेशन R है और मुझे अगर कूलम्स ला को अप्लाई करके इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स लिखना पड़े तो मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट ये क्या है? ये बेसिकली के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का। इससे हमें डायरेक्शन नहीं पता लगता है। तो अगर हमें पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना फोर्स के बारे में तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी लिखने आना चाहिए और इसीलिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे है फोर्स क्या हो गया। फोर्स में अगर मैग्नीट्यूड मैंने पता है मुझे और इसमें अगर मैं डायरेक्शन ऐड करता हूँ तो बड़े आराम से मैं वेक्टर फॉर्म लिख सकता हूँ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया और एक वेक्टर ऐड किया है जिसको हम बोलते हैं आर कैप। इस वेक्टर को ऐड कर दिया। नाउ सबसे जो इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए वो यही है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। नाउ अब इसको थोड़ा देखते हैं कि इसका डिटेल क्या है ना। तो कभी भी वेक्टर फॉर्म लिखना पड़े तो आपको हमेशा वही लिखना है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप लिख देना है। अब इसके बाद जो हम सफिक्स लगाएंगे वो F12 होगा और यहाँ पे भी आर कैप पे 12 होगा और नीचे भी आर पे 12 होगा। इसका मतलब क्या है? F12 का मतलब है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, है ना। मतलब चार्ज वन पे मतलब Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगाएगा, है ना। इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और आर कैप 12 इसका मतलब ये पढ़ेंगे कि डायरेक्शन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, मतलब दो पे खड़ा होकर के एक की तरफ देख रहे हैं, ये हो गया डायरेक्शन, ठीक है। और ये हो गया R12 का मॉड का स्क्वायर, ये वेक्टर R12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, नीचे हो गया। अब इसको क्या करेंगे F12 के Q1 Q2 बाई मॉड R12 का स्क्वायर। अब देखिए वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं 11th में कि यूनिट वेक्टर जो होता है ए कैप को अगर यूनिट वेक्टर बोले तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ये हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसको ब्रेक कर देंगे। यहां पे लिखेंगे आर कैप 12 को लिखेंगे वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई मॉड R12। अब क्या हो गया? इसको के Q1 Q2 बाई मॉड R12 का क्यूब हो गया। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे एक पावर हो गया, यहाँ क्यूब हो गया और ये हो गया वेक्टर R12। अब वेक्टर R12 वही होता है, इसका मतलब होता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको एकदम याद रखना, यही दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। F12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और R12 का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। और ये क्या हो गया? वेक्टर R1 माइनस R2 होता है। जैसे हमने 11th में पढ़ा है ना, VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर VA माइनस VB, या हम कहेंगे V12 मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। वैसे हो गया R12 का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो R1 माइनस R2 हो गया। अब क्या हो गया? F12 बराबर के Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ वेक्टर R12 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। ये हो गया आपका परफेक्टली, ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म हो गया। जहां पे आपको ये भी लिखना है F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और R12 का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। सिमिलरली अगर आपको F21 लिखना हो मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, है ना, तो इसको लिखेंगे F21 बराबर के Q1 Q2 बाई R21 का क्यूब इंटू वेक्टर R21, के Q1 Q2 बाई R21 का क्यूब इंटू वेक्टर R21 हो गया। और इसको अगर एक्सपेंड करें तो वही हो गया के Q1 Q2 बाई R21 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1, जहां F21 क्या है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन और R21 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। तो ये रहा आपका वेक्टर फॉर्म। नाउ आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट है इक्वल और अपोजिट चार्जेस का और जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस पे दोनों लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इस अरेंजमेंट को डाइपोल कहते हैं। डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताने के लिए एक पैरामीटर यूज करते हैं जिसका नाम होता है डाइपोल मोमेंट, जिसको डिफाइन करते हैं Q इंटू 2a से, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं P बराबर Q इंटू 2a से, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और कन्वेंशनली इसका जो डायरेक्शन होता है कहां क्या होता है? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। अच्छा, अब डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपके, ये जो मेन चीज है ये पूछा जाता है इसका डेरिवेशन, है ना। तो अब क्या है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो एक्सियल पोजीशन पे पूछते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बट एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे डेरिवेशन से पहले आपको ये समझना जरूरी है बेसिकली है क्या चीज। अब देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? एक डाइपोल बनाएंगे। अब इन दोनों चार्ज को अगर हम सेंटर लाइन मिलाएं, ठीक है, तो ये जो लाइन बनती है ये क्या कहती है? डाइपोल की एक्सिस कहते हैं। मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ये सब क्या है? ये सब पॉइंट कहां लोकेटेड है? डाइपोल के एक्सिस पे लोकेटेड है। इसको कहते हैं एक्सियल पॉइंट। अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है? ये देखिए डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू मिलकर डाइपोल बना लिए, है ना।
तो इस डाइपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये परपेंडिकुलर इनको आधे पे जो बांटती हुई लाइन है, इस पे कोई अगर पॉइंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। ए बी सी डी जितने भी पॉइंट होंगे इनको क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आइए अब आगे देखते हैं, इन दोनों पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सियल पोजीशन पे निकालेंगे। तो ये आप देखिए -q + q, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, डाइपोल बनाएंगे। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, ये 2a है। और यहां से हमें r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट p है, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। यही आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक, अच्छा, अब डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये देखिए एरो पे मैंने दिखाया हुआ, जिसको डाइपोल मोमेंट को p से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर मुझे निकालना पड़े तो हम ये पता है कूलम्ब्स लॉ से ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट p ड्यू टू चार्ज q। तो +q के कारण पॉइंट p पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हो गया k × q। अच्छा, k को मैं खाली अभी k ही लिख रहा हूं, आप पहले से उसको ब्रेक ना करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो ब्ला ब्ला ब्ला, ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, तो k ही रखो डेरिवेशन में, लास्ट में रखेंगे उसको। तो E + q बराबर क्या हो जाएगा, k q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस। ठीक है, +q से कितना डिस्टेंस होगा, ये टोटल है r और ये आधे है o से q तक, ये पूरा a हो गया। तो यहां से r - a हो गया, तो r - a का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r - a का होल स्क्वायर। अच्छा, ये किधर होगा, ये होगा राइट साइड में, टुवर्ड्स राइट होगा। ये देखिए एरो बनाया हुआ है। और किस डायरेक्शन में अगर हम बोलना चाहें, डायरेक्शन क्या होगा, तो जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब क्या कर सकते हैं, अब नेगेटिव चार्ज -q के कारण देखते हैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सिमिलरली हो जाएगा kq डिवाइडेड बाय r + a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r + a -q से। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा। तो क्या कह सकते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक, हमने यहां लिख लिया। अब देखिए, यहां पे हम पॉइंट p पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो क्या करेंगे भाई, हम एक +q के कारण राइट डायरेक्शन में है, -q के कारण लेफ्ट डायरेक्शन में है ना। तो सबसे ज्यादा अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड जो पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा +q के कारण ज्यादा होगा, क्योंकि ये नजदीक है, तो +q जो है जीतेगा, है ना। तो +q क्या करेंगे, +q में से ये वाला घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा। तो वही लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r + a का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या किया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कर दिया 1/r - a का होल स्क्वायर, ये आ गया, है ना। अब देखिए, यहां तक तो कहानी बिल्कुल एकदम नॉर्मल होती है, कोई भी हर बच्चा कर ले जाता है ना। क्या होता है, ये जो रेड से मैंने बना करके कैलकुलेशन किया, यहीं पे आकर के बुखार चढ़ जाता है ना, यहीं पे आके घुमरी तलैया में घूमने लगते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा क्या होता है, लंबा होता है और छोड़ के भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। ये होगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब क्या हो गया, r - a स्क्वायर इंटू r + a स्क्वायर, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो ऊपर क्या बचा, r + a का होल स्क्वायर माइनस r - a का होल स्क्वायर। अब इसको बड़े स्मार्टली तोड़ना है। अब ये क्या हो गया, इसको मान लो ऐसे फार्मूला a² - b स्क्वायर, क्या करते हैं, a² - b स्क्वायर, उसको कैसे तोड़ते हैं, a - b और a + b होता है। तो देखिए a² - b स्क्वायर हमने किया a + b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a - b, बहुत ही स्मार्टली तोड़ा। ठीक, डिवाइडेड बाय r - a, r + a, ये टोटल का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए, ऊपर को अगर सॉल्व करेंगे, खोलेंगे ये ब्रैकेट, तो क्या कर गया, यहाँ पे बस खाली a से a कट गया, 2r बचेगा, और ये इसमें भी r कट जाएगा, 2a बचेगा, डिवाइडेड बाई, अब क्या हो गया, देखिए a - b, a + b, वही एक्सप्रेशन है, इसको कैसे लिखेंगे, a² - b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा फिर, r² - a स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए E = क्या हो गया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 4ar डिवाइडेड बाय r² - a स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो गया 4a q × r डिवाइडेड बाय r² - a स्क्वायर। और हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, p = q × 2a होता है। तो यहां पे हमने क्या किया, 2q × a निकाल लिया, है ना, उसको p लिख दिया, यहां पे फिर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 2pr डिवाइडेड बाय r² - a स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेसिकली जो डाइपोल एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो यही होता है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है यही होता है। बट कभी कभी ये पूछा जाता है कि आप सिर्फ 60 डाइपोल के लिए निकालिए, है ना। तो 60 डाइपोल का एक मतलब आप समझिए कि दोनों जो डाइपोल है, दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है बहुत ही छोटा है, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं बहुत दूर है। एग्जाम्पल अगर ये समझो कि दोनों डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है ना, और जो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो 10 मीटर पे निकाल रहे हो, तो 1 मीटर जो 1 मिलीमीटर 10 मीटर के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है ना। ऐसे डाइपोल को क्या कहा जाता है, साल्ट डाइपोल कहा जाता है ना। तो ये देखिए r, मतलब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो बहुत ही दूर है ए से, है ना, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है एक तरीके से ये कहा जाए बहुत ही दूर है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p × r डिवाइडेड बाई, इसमें क्या करेंगे, r को कॉमन ले लीजिए, तो r की पावर स्क्वायर था, r की 2 पावर थी, कॉमन निकलेगा तो r की पावर 4 हो गई, 1 - a² बाई r² हो गया। ठीक है, अब देखिए चूंकि r बहुत ही ज्यादा है
तो ए बाई आर मतलब ए बहुत ही छोटा है और आर बहुत ही ज्यादा है, तो क्या होगा, ये बहुत ही कम आएगा, है ना, मतलब ए बाई आर वो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो फार्मूला, और आर से एक आर ऊपर था, आर की पावर 4 नीचे है, आर की क्यूब हो गई, तो फार्मूला क्या बन के आ जाता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब आ गया, है ना। तो ये फार्मूला ये आपके शार्ट डाइपोल के लिए होता है और यही इंपॉर्टेंट होता है। आप मतलब यही अक्सर जो है न्यूमेरिकल भी आते हैं तो इसी पे आते हैं, और डेरिवेशन में भी यही पूछा जाता है, शार्ट डाइपोल के लिए आप एक्सप्रेशन डेराइव करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो मैंने बताया ना, वेक्टर फॉर्म बहुत आसान है। लिखने के लिए क्या करना, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो भाई मैग्नीट्यूड तो हमने यहाँ निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन ना 2p बाई आर क्यूब, मैग्नीट्यूड लिख दिया, और इसी में डायरेक्शन और ऐड कर दो तो वेक्टर फॉर्म लिख गया। तो डायरेक्शन क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन अगर देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है राइट डायरेक्शन में, और जो डाइपोल मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में, वो भी राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट को हम लिखते हैं पी से, तो यहां हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बाई आर क्यूब, और यहां पे पी कैप लिख दिया, है ना। यहां देखो लिखा हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो क्या हुआ, ये हम आसानी से वेक्टर फॉर्म भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो देवियों और सज्जनों, आइए अब बात करते हैं अगला धमाकेदार डेरिवेशन का, जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू मिला के एक डाइपोल हो गया। इक्वेटोरियल पोजीशन पर मान लीजिए कोई एक पॉइंट भी है जिसका डाइपोल का जो सेंटर है पॉइंट, वहां से डिस्टेंस आर है। तो अब ये देखिए ये कितना हो गया, ये ए हो गया और ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अंडर रूट नहीं लिखा, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, पावर कर दो तब भी स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए ये एंगल थीटा है ना। अब देखिए ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है ना, थीटा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा थीटा। वैसे देखिए ये थीटा है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं, देखिए अब इंडिविजुअल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे हमें निकालना है, तो प्लस क्यू के कारण कितना निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण ये अवे होगा पॉइंट पी पे, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। माइनस क्यू के कारण क्या हो गया, माइनस क्यू के कारण टुवर्ड्स होगा, क्यू की तरफ होगा, तो देखिए ई2 इधर होगा और ये एरो लगाया हुआ इधर, ठीक। अच्छा, प्लस क्यू के कारण होगा कितना, ये देखिए ई1 इज इक्वल टू प्लस क्यू के क्यू, मतलब ई1 इज इक्वल टू प्लस के प्लस क्यू लिखा है, मतलब प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, भाई डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर कर दो, बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अब माइनस क्यू के कारण अगर निकालें तो आप देखो के क्यू डिवाइडेड बाई, ये भी डिस्टेंस वही है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया भाई, वही आ गया, है ना, ये देखिए आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक चीज थोड़ा सा आपको ये बताना है। अब देखिए E1 बराबर क्या हो गया, सेम है, E1 और E2 की वैल्यू देखिए सेम आ रही, दोनों इक्वेशन से देखिए। तो यहां पे क्या मैंने लिखा, E1 बराबर प्लस क्यू और E2 बराबर माइनस क्यू, मतलब E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू के कारण है, E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस क्यू के कारण है, और दोनों बराबर हो गए। ये देखिए एक्सप्रेशन से पता लग रहा है दोनों बराबर है ना। तो अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, दो एक्सिस बनाएंगे पॉइंट पी पे, अगर हमें निकालना है तो यहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले तोड़ेंगे फिर एक्स वाई में जोड़ देंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हुए, E1 का एक कंपोनेंट हो गया E1 साइन थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट हो गया ये E1 कास थीटा हो गया, मतलब इसको हम वाई एक्सिस मान लिए और इसको एक्स एक्सिस मान लिए, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखिए थीटा के जो पास वाला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कास होता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको और ले चलता हूं, ठीक है। आइए थोड़ा सा और मजे दिलाते हैं थोड़ा, है ना। जैसे हमने 11th में पढ़ा था, ये वेलोसिटी v है, v से कोई चीज फेंका जाता है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, v cos थीटा हो गया, क्योंकि थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होगा, कास होगा, और जो दूसरी साइड वाला कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट वो v sin थीटा होगा, है ना। चलिए आप थोड़ा दूसरा देखिए, ये कैसे होगा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, यहां से क्या हुआ, v वेलोसिटी से फेंका गया, थीटा ये है ना। तो क्या हो गया, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के पास जो है वो कंपोनेंट कास थीटा होगा, और जो दूसरी साइड में है वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin थीटा हो जाएगा। तो हमारी जो सिचुएशन है वो कुछ अभी इस तरीके की बन रही है ना। आप थोड़ा सा इसको देखिए यहाँ पे, है ना। तो यहां पे जो सिचुएशन बन रही है वो ऐसे है, देख लीजिए, ये मैंने यहां पे दिखाया हुआ है, मतलब E1 देखिए यहां पे है और E2 मैंने यहां पे दिखाया हुआ, और ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा है। तो ये वाला जो एक्सिस है वाई एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस है एक्स एक्सिस है। तो अब देखिए E1 का अगर मैं कंपोनेंट करूं, जो पास वाला कंपोनेंट है थीटा के पास वाला वही कास होगा, पास वाला क्योंकि बताया ना पास वाला कास होता है, तो E1 cos थीटा हो गया, और इधर वाला कंपोनेंट वर्टिकल वाला क्या हो गया, E1 sin थीटा हो गया, है ना। अब देखिए E2 का पास वाला कंपोनेंट क्या हो गया, कास हो गया, मतलब E2 कास थीटा हो गया, और E2 का वर्टिकल कंपोनेंट हुआ E2 sin थीटा हो गया, है ना। अब हमें ये पता है E1 बराबर E2, E1 E2 दोनों बराबर है। तो ये देखिए जब E1 E2 भैया दोनों बराबर हो गए तो मतलब E1 sin थीटा बराबर E2 sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा तो sin थीटा सेम है, और E1 E2 बराबर हो गए, मतलब जितना ऊपर उतना नीचे, मतलब ये जो ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट है एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे, इसलिए इनका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन होगा
ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होगा, E2 cos थीटा का होगा, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये देखिए, आइए लौटते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों को जोड़ दिया, है ना। अब देखिए दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 E2 बराबर है, तो यही हमने लिख दिया, E प्लस क्यू के कारण जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की E माइनस क्यू के बराबर है। तो ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, दोनों जब बराबर हो गए तो 2 टाइम्स E प्लस क्यू cos थीटा हो गया, 2 टाइम्स E प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर था, और यहाँ पे cos थीटा था। अब cos थीटा की वैल्यू थोड़ा लिख देते हैं, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, है ना, मतलब बेस बटे हाइपोटेनस। तो आधार कितना भाई थीटा के लिए, a हो गया, हाइपोटेनस कितना है, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए cos थीटा बराबर a डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर रूट को हमने थोड़ी चालाकी से किया, a डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को स्क्वायर रूट ना लिख के 1/2 यहाँ पे कर दिया, है ना। देखिए ये थोड़ा सा आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चे यहीं से घबरा के सरेंडर करके भाग लेते हैं, है ना, यहीं पे घूमना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा इस स्टेप को ध्यान से लिख करके 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो वहां पे आसानी से फटाफट एग्जाम में कर लेंगे, अदरवाइज प्रेशर बिल्ड होगा तो नहीं कर पाएंगे, है ना। अब देखिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहां से हमने कर दिया 2 इंटू क्यू इंटू ए R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की 1/2 पावर यहाँ पे थी और 1 पावर यहाँ था, तो 1 + 1/2 3/2 हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया 2QA। ये क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ना डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसके प्लेस पे क्या लिख दिया, P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब फिर वही नाटकी करेंगे, है ना, वही कहानी, वही थिएटर ड्रामा चलेगा। अब सार डाइपोल के लिए क्या हो गया, R बहुत ही ज्यादा, मतलब जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, तो क्या करेंगे, ये A बाई R को निगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही ए से छोटा होगा। तो देखिए यहां से फिर हमने वही किया कि भाई R स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो जब R स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो 3/2 उसका पावर था, तो 3/R स्क्वायर कॉमन आया, R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना 3, तो P/R क्यूब हो गया, और A स्क्वायर बाई R स्क्वायर क्या हुआ, निगलेक्ट हो गया। देखिए हालांकि A/R बहुत मच लेस देन 1 होगा, तो ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R क्यूब हो गया। अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म में वही कहानी, मुझे मैग्नीट्यूड पता है और भैया इसी में डायरेक्शन और ऐड कर देता हूं। तो आप सोचो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया नेट, वो कहाँ आया, अभी हमने कैलकुलेट किया, ये देखिए इस साइड में आया, मतलब राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में आया है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो कहाँ है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे और ब्रैकेट में डायरेक्शन देने के लिए माइनस पी कैप लिखेंगे, माइनस पी क्यों, क्योंकि वो निगेटिव है ना। तो बस ये छोटा सा डेरिवेशन रहा, इसको आप भी एक बार प्रैक्टिस करिए और देखिए, और फटाफट इससे जो है आप अपना जो नंबर है 4-5 नंबर का आएगा, 3 नंबर या 5 नंबर में सवाल आएगा, ठीक है। ओके, आइए अब अगला देखते हैं। हाँ, तो अब अगला टॉपिक है, बहुत ही रंगदार टॉपिक है, देखिए बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ही क्यूट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये पूछा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो डाइपोल प्रोड्यूस करता है एक्सियल पे कितना होगा और इक्वेटोरियल पे क्या रिलेशन होगा। तो हम पता है भाई, अगर एक्चुअली में देखिए 60 डाइपोल की हम बात करेंगे, तो जो एक्सिस पे एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r क्यूब प्रोड्यूस करता है डाइपोल अभी हमने देखा था, और इक्वेटोरियल पे कितना प्रोड्यूस करता है kp/r क्यूब, है ना। तो ये देखिए अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ए एक्सियल बराबर 2 टाइम्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मतलब एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डबल होता है डाइपोल के कारण। अब इसको याद कैसे करेंगे, ये देखिए हमेशा हमको याद रहता है ना kp/r क्यूब, जैसे ही फटाक से कोई डाइपोल का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टक से आता है kp/r क्यूब, kp/r क्यूब या 2kp/r क्यूब। बट कंफ्यूजन क्या होता है, कहां कौन सा 2kp/r क्यूब होगा, कौन सा kp/r क्यूब होगा, है ना। तो देखिए ये मैं बताता हूं, यहां पे आप देखिए ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है ना, ये दो चार्ज हैं। अच्छा अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये है डाइपोल की एक्सिस, है ना, इसको देखिए ये डाइपोल की एक्सिस है, ठीक। अगर मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े तो इसको हमेशा करूंगा 2kp/r क्यूब, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि याद रखेंगे बगल वाला डबल होता है। देखिए ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू के बगल निकाल रहे हैं तो हमेशा जो होगा डबल होगा, या इधर निकालेंगे इस पॉइंट पे तब भी चार्ज के बगल निकालेंगे तो हमेशा ये क्या होगा 2kp/r क्यूब, ये डबल होगा। अच्छा अगर मुझे इक्वेटोरियल निकालना है तो ये पॉइंट होगा, तो भाई जब बगल वाला डबल हो गया तो इक्वेटोरियल हो जाएगा kp/r क्यूब हो जाएगा, है ना। तो एक में kp/r क्यूब होता है और एक में 2kp/r क्यूब होता है, और याद रखो बगल वाला डबल होता है तो इमीडिएट पता लग जाएगा भैया अगर एक्सिस पे 2kp/r क्यूब होगा तो इसका kp/r क्यूब होगा, ठीक है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, है ना। और अगर मैं पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो E इज प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर। जैसे एक पॉइंट चार्ज क्यू है और यहां से हमें r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े तो क्या करते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r स्क्वायर कहते हैं, है ना, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ तो आइए देवियों और सज्जनों बात करते हैं गॉस लॉ, गॉस थ्योरम की। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना, डेरिवेशन। तो इसको बेटर ये होगा कि हम थ्योरम बोलें तो अच्छा होगा, क्योंकि इसको हम प्रूफ करते हैं। लॉ का क्या विशेषता होती है, लॉ एक्सपेरिमेंट से निकलता है, तो लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, लॉ इज लॉ, है ना। चूंकि इसे हम प्रूफ करते हैं, है ना,
तो इसको थ्योरम बोलना ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। बट एनीवे आप गॉस लॉ भी बोल सकते हैं, गॉस थ्योरम भी बोल सकते हैं, है ना। तो गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये आपको जब एग्जाम में आएगा तो स्टेटमेंट ये लिखना है ना। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, जो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रल के साथ एक बड़ा सा सर्कल लगाया जाता है। सर्कल का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है। जो भी हम जोड़ रहे हैं ई डॉट डी ए के प्रोडक्ट को हम जोड़ रहे हैं, कहाँ जोड़ेंगे, पूरे सरफेस के ऊपर जोड़ेंगे, है ना। इसका यही मतलब होता है, मतलब क्लोज सरफेस के ऊपर जोड़ेंगे तो क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए, अब इसको अगर हमें प्रूव करना है ना, कि जो फ्लक्स होगा इनक्लोज सरफेस से क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, यही प्रूव करना और यही आपके एग्जाम में आता है। ठीक, तो अब देखिए हमने माना एक प्लस क्यू चार्ज है, ये रखा हुआ है और इसमें हमने एक गासियन सरफेस माना। गासियन सरफेस कैसा माना, हमने माना एक स्फेरिकल गासियन सरफेस, मतलब क्यू स्फेयर के फुटबॉल मान लीजिए, फुटबॉल के सेंटर पे क्यू रखा हुआ है और गासियन सरफेस क्या हो गया, फुटबॉल का सरफेस एरिया हो गया। ठीक, तो अब देखिए, अब हम ये लिख सकते हैं जो फाई होगा, जो फाई इस गासियन सरफेस से जाएगा वो होगा फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डीए हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो देखिए इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल, अब ई डॉट ए, मतलब ए डॉट बी को हम कैसे लिखते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो ऐसा हो गया मॉड ई मॉड ए इंटू कॉस थीटा, है ना। अब देखिए क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा है क्या, थीटा जो है एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अब देखिए अगर मैं सेंटर से ये क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को दिखाऊं, तो ये बाहर रेडली आउटवर्ड होगा और एरिया वेक्टर जो होता है क्लोज सरफेस का वो भी रेडली आउटवर्ड होता है। तो देखिए एक अगर छोटा सा एरिया लें, है ना, ये देखिए बहुत ही स्मॉल एरिया छोटा सा लिया हुआ है, एक बहुत छोटा सा सरफेस एरिया, ये देखिए फुटबॉल के गोले के सरफेस पे लिया हुआ है। इस पे जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच क्या 0 डिग्री का एंगल, दोनों पैरेलल है, इसलिए क्या लिख दिया हमने यहाँ पे cos 0 लिख दिया। cos 0 होता है 1, तो ये क्लोज इंटीग्रल हो गया ई इंटू डी, है ना। अब आ जाइए फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल ई को हम कैसे लिखेंगे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे, मतलब इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे, गासियन सरफेस के किसी पॉइंट पे, यहाँ किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि क्यू से जो डिस्टेंस है हम आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कितना था, इंटू डी ए था, है ना, तो डी ए हो गया। अच्छा, अब देखिए क्यू ये भी सब कांस्टेंट है, तो हमने इसको सबको क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब पूरा का पूरा ये इंटीग्रेशन ऑफ डीए मतलब बहुत छोटा सा एलिमेंटल एरिया है, पूरा फुटबॉल का एरिया नहीं लिया, बहुत छोटा सा एरिया लिया। अब क्या ये छोटे से एरिया को हमने पूरे क्लोज सरफेस पे, मतलब जो गोला लिया था गासियन सरफेस उसको जोड़ दिया, तो छोटे 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 डीए 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 ऐसे बहुत सारे डीए 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 जोड़ेंगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा, हमें स्फीयर का सरफेस एरिया मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल डीए ये हो गया स्फीयर का सरफेस एरिया हमें मिलने जा रहा है। तो इस इंटीग्रेशन को हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू ही होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली जब छोटे छोटे डीए को जोड़ेंगे तो पूरा स्फीयर मिल जाएगा और स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो Q/4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये नीचे से ये सारा आइटम कट गया, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो जो फाई निकल के आया कितना आया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही जो है गॉस लॉ का स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज बाई सिस्टम इनक्लोज बाई सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो नेट चार्ज कितना था, ये गासियन सरफेस पे नेट चार्ज कितना इनक्लोज था, Q, तो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूव हो गया, है ना। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना है और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा जैसे आपको ये स्टेटमेंट पता होता है, थोड़ी बढ़िया सा नमक मिर्ची लगा करके लेट्स कंसीडर दिस थोड़ा एग्जामिनर को इंप्रेस भी करना है ना नंबर लेने के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक अगर हम बात करें, दूसरा पूछा जाता है कि कूलॉम्स लॉ गॉस लॉ से निकालिए, है ना। बेसिकली ये भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि भाई डिराइव कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, है ना। तो अब देखिए इसका हम ये बात करेंगे, इसको कैसे डिराइव करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू, देखिए गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर होता है Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अब हम देखते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डी ए इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू हो गया Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चित्र यही रहेगा कॉमन, दोनों में फिगर यही बनाना है ना, फिगर ये बनाया और इसी से करके ये कहानी करनी है। तो ई डी ए कॉस 0 यहां तक तो लिख लिया बड़े आराम से। अब देखिए ई क्या है, ई हर पॉइंट पे गासियन सरफेस में हर पॉइंट पे ई सेम है। अगर मैं यहां से देखूं, यहां कितना होगा KQ बाई आर स्क्वायर, यहाँ कितना होगा KQ बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर डिस्टेंस सेम है हर पॉइंट पे। तो हमने ई को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, और ये क्या बचा, क्लोज्ड इंटीग्रल डीए बचा Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट।
यही था स्टेटमेंट, है ना। अब देखिए फिर वही इंटीग्रेशन करना है भाई। अगर मैं छोटे छोटे डीए को जोड़ूंगा सरफेस पे तो मुझे क्या मिलने जा रहा है, अल्टीमेटली गोले का सरफेस एरिया मिलने जा रहा है। और गोले का सरफेस एरिया मुझे पता है 4πr² होता है। तो E इंटू 4πr² बराबर हो गया Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनक्लोज कितना है, सरफेस के अंदर Q है, तो देखिए E बराबर हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। मतलब मैं इस Q चार्ज के कारण गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको हल करके, सॉल्व करके मैंने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया कि गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां से देखिए निकल के आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई r² हो गया। ठीक है, तो जब मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया तो मैं क्या करूंगा, अगर वहां पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखूं तो मुझे फोर्स भी पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे ये पता है F इज इक्वल टू Q0 इंटू ई। Q0 क्या है, Q0 छोटा सा हमने टेस्ट चार्ज रखा कि भाई कितना फोर्स लगेगा, है ना। तो यहां पे हमने लिखा सपोज चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r ऑन द स्फेरिकल सरफेस, देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट विल बी कितना होगा, Q0 इंटू ई होगा। तो Q0 इंटू ई की वैल्यू हमें पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई r² इंटू Q0, यहां से मल्टीप्लाई कर दे, फोर्स कितना हो गया, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई r²। यही है ये गॉस लॉ, ये बेसिकली कूलॉम्स लॉ है। हम कहते हैं ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², यहाँ Q0 बाई r²। तो क्या हुआ, हेंस इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको हम डिराइव कर सकते हैं, मतलब गॉस लॉ से कूलॉम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है ना। गॉस लॉ अप्लीकेबल है कोई भी क्लोज सरफेस के लिए, है ना। शेप और साइज पे इंडिपेंडेंट होता है ना, कोई भी शेप ले लो, ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है ना। और गॉस लॉ क्या देता है, हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ये दो चीजें ध्यान रखिए, हालांकि ये आपको ध्यान रखने के लिए डेरिवेशन या जब भी सवाल पूछेंगे तो इसमें लिखना नहीं है, बट आप फिर भी इसको ध्यान रखिए, है ना। चलिए फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो भाइयों, अगला टॉपिक है जो डेरिवेशन पूछा जाता है आपसे गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे, है ना। तो गॉस लॉ को अप्लाई करके हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, है ना, उसका एक्सप्रेशन पूछा जाता है। तो इस एप्लीकेशन की सीरीज में पहला हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अब देखिए एक वायर है, पतला तार है, ये जैसे पेन दिख रहा है ना, इसी को तार मानो, इसी के ऊपर चिपकाए गए हैं चार्ज, पटक कट 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 ऐसा पॉजिटिव चार्ज चिपके हुए है ना, देखिए पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए निकालेंगे, है ना। अब देखिए ये तार है, तार के ऊपर चार्ज है। अब यहां से हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, है ना। तार के कारण जब निकालेंगे तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। ये देखिए ये वाला क्या लिखा, P पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और तार से R डिस्टेंस पे है तो हम क्या करेंगे, तार के चारों बगल ऐसे एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे। ये वाला देखिए सिलेंडर बना हुआ है, इसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे, है ना। तो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिए, ठीक है। अब देखिए गॉस लॉ से हमें पता है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA बराबर होता है Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अब देखिए बेसिकली क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्या हो गया, हमारे पास कई मतलब सरफेस हो गए डिफरेंट। अब ये आप सोचो, ये मान लीजिए गिलास है ना, गिलास में सिलेंडर देखिए खाली है ना। तो क्या होगा इसमें, अब मैं मतलब सिलेंडर में देखिए एक तो नीचे का ये सरफेस हो गया जो πr² हो गया, और ये जो हो गया कर्व सरफेस हो गया, है ना। और एक ये ऊपर भी तो सरफेस है, मतलब 3 सरफेस हो गए, है ना। और जो चार्ज है ये समझ लीजिए चार्ज, ऐसे पेन अगर मैं इसमें घुसाऊं, ऐसे पेन है, पेन के चारों तरफ मैंने सिलेंडर ये बनाया हुआ है ना। तो ये देखिए 3 सरफेस आपके हो गए, है ना। तो मैं E डॉट dA को मतलब इसको मैं 3 पार्ट में बांट सकता हूं, सरफेस S1, सरफेस S2, सरफेस S3। अब देखिए नीचे वाले जो सरफेस है उसका नाम S1 है, जो कर्व सरफेस है साइड से उसका नाम S2 है, और जो ऊपर वाला सरफेस उसका नाम S3 है। तो मैंने इसको 3 पार्ट में बांट दिया। भाई तीनों पार्ट से अलग अलग कितना फ्लक्स निकलेगा आसानी से कैलकुलेट ताकि कर ले, ठीक। बराबर होगा Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सरफेस 1 के लिए हम क्या करेंगे, E डॉट dA मतलब E dA cos थीटा। तो अब देखिए सरफेस 1 के लिए, सरफेस 1 इधर है, तो यहां पे अगर हम देखें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री से क्या होगा, राइट वर्ड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में होगा। लेकिन सरफेस 1 पे जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, एरिया वेक्टर, ये क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री। तो cos 90 जीरो हो गया, तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, इसलिए हमने एरो बना के जीरो कर लिया। देखिए दूसरे पे आ जाइए, दूसरा वाला सरफेस S2 E dA इंटू cos 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस पे देखिए जो कर्व सरफेस पे जो एरिया वेक्टर है वो इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। S3 में इस वाले सरफेस पे देखिए इसका सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर ऊपर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे इस राइट डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया। तो बचा क्या, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या, S2 वाला सरफेस बचा। S2 में cos 0 1 हो गया, तो E dA लिख दिया हमने, बराबर Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो
वायर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों बगल मतलब हर एक पॉइंट पे देखिए आर ही डिस्टेंस पे होगा, है ना, किसी भी पॉइंट पे आप देखिए, मतलब मैग्नीट्यूड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट रहेगा। तो हमने ई को बाहर ले लिया और क्या किया, सरफेस S2 का पूरा सरफेस एरिया निकाला डिवाइडेड बाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया, है ना। अब देखिए इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, है ना। अब देखिए अब एक चीज यहां पे है, हमें पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा बराबर क्या होता है, Q इनक्लोज्ड बाई L होता है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, है ना। तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो निकालेंगे। तो अगर हमें ये पता है कि इस पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ना, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर क्या निकालेंगे, Q डिवाइडेड बाई L कर देंगे। तो ये लंबाई कितनी है तार की, L है, तो Q इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा। मतलब ये जो सिलेंडर के अंदर जितना ये रंगा हुआ कलर चार्ज है, उस चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, इनक्लोज चार्ज की वैल्यू लैम्डा इंटू L हो गया। इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में रख दिया, तो देखिए E इंटू इंटीग्रल DA बराबर हो गया Q इनक्लोज कितना हो गया, लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा E इंटू, अब देखिए S2 मतलब ये जो सिलिंड्रिकल का कर्व्ड एरिया है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया का 2 पाई आर इंटू एल, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना, है ना, 2 पाई आर इंटू एल, है ना, सरफेस एरिया का, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है ना, कर्व सरफेस एरिया होता है, 2 पाई आर एल होता है ना, बराबर हो गया लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये सब कट गया, ई बराबर हो गया लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, आर ई बराबर हो गया, इसको हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 लैम्डा बटे नीचे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, के कहते हैं, तो फार्मूला निकल गया 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, तो आइदर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2k लैम्डा बाई आर, है ना। अगर इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैंने बताया मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन लिख दो, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, देखिए लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन इंटू आर कैप लिख दो, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, है ना। अब देखिए इसका ये भी पूछते हैं कि इसका ग्राफ भी प्लॉट करो, है ना। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहीं पे देखिए ये प्लॉट किया हुआ है, इधर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है और इधर क्या है आर है ना। तो E ये तो कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट हो गया, 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया, तो E प्रोपोर्शनल क्या हो गया 1/r। तो ये क्या बन गया, ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरीके का ग्राफ एक तरीके से ऐसे बनेगा। तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम में वो पूछते हैं कि ये डेरिवेशन भी पूछते हैं कि इनफाइनेटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा और उसका ग्राफ भी प्लॉट करो, है ना। तो ये ग्राफ भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। हाँ तो भैया जो अगला डेरिवेशन आता है गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बेसिस पे जो पूछा जाता है, अगला है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट, है ना। प्लेन सीट है, कितना है इनफाइनाइट, मतलब प्लेन सीट, ये समझो ऐसे प्लेन सीट है, ये जो दिख रहा है ना, ऐसे देखो सीट है, इसके ऊपर क्या बैठे हुए चार्ज, टक 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 चार्ज ना जड़े हुए हैं। अब ऐसे इसको खड़ा कर दिया, प्लेन सीट बन गया। अब ये इससे पूछा जाता है इस सीट से भाई आर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यही पूछा जाता है। और इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता है कि 4 तलवा वो पेपर बना दो या 4 तलवा 5 तलवा 10 तलवा सीट ना, बिल्कुल नहीं। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि छोटी सी ही सीट है, देखो ये छोटी सी ही सीट है, लेकिन इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं बहुत ही नजदीक निकाल रहे हैं, है ना, बहुत ही नजदीक निकाल रहे हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है, मतलब ये होता है कि जो सीट का डायमेंशन है वो डायमेंशन जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है, तो क्या करेंगे उस सीट इनफाइनाइट की तरह से ट्रीट होगी, है ना। तो आइए अब बात करते हैं। तो ये देखिए सीट है, सीट के अंदर हमने क्या है, सीट में हमने इसमें देखिए एक सिलिंड्रिकल सरफेस घुसा दिया, मतलब यही सिलिंड्रिकल सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस है ना, हमने एक इमेजिनरी सरफेस लिया। मतलब ये देखिए जैसे ये सीट था, सीट के अंदर ये देखिए बेलन है ना, सिलिंड्रिकल सरफेस ये घुसा हुआ है। तो सीट के ऊपर जब चार्ज जड़े होंगे, जब ये गिलास अंदर घुसेगा तो मुंह से कुछ तो कुछ चार्ज बटोरेगा ना। तो देखिए ये वाला जो ये गिलास घुसा हुआ है इसके अंदर कुछ चार्ज आएंगे, उस चार्ज को भी अभी कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब हम बात करेंगे, जैसे हमने गॉस लॉ में देखा, गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ईटा डी बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें दोनों में सब में यही लिखना है, यही कहानी है। फिर इसके बाद फिर वही तोड़ना है जैसे हमने तोड़े थे। इसमें भी क्या हुआ, 3 सरफेस हो गए, S1 हो गया, देखिए इधर वाला लेफ्ट वाला, और एक कर्व सरफेस हो गया S3 हो गया, है ना। तीनों को तोड़ दिया, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए S1 पे क्या हुआ, S1 की बात करें तो एरिया वेक्टर इसका आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए ये सीट है, सीट के कारण अगर किसी भी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, सिमेट्री से ये इसी डायरेक्शन में राइट वर्ड ही होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं नहीं होगा, सिमेट्री से राइट वर्ड ही होगा, है ना। तो राइट वर्ड ये गया, है ना, राइट साइड में। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, एक ही डायरेक्शन में 0 हो गया, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। अब S2 सरफेस पे आ जाइए, S2 सरफेस पे भी क्या हुआ, एरिया वेक्टर इधर था और इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया, अभी cos 0 हो गया। और S3 पे आ जाइए, S3 पे जो एरिया वेक्टर हो गया, देखिए छोटा सा ये एरिया बनाया हुआ, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये सीट के कारण किधर होगा, राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या है, 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो यहाँ 90 डिग्री हो गया। जब 90 डिग्री cos 90 हो गया 0, तो Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या किया, ई कांस्टेंट हो गया, है ना। देखिए
अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वेरी नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है इस सरफेस पे, है ना। चाहे यहाँ निकालो सिलिंड्रिकल के किसी भी सरफेस, चाहे P पे निकालो या थोड़ा ऊपर निकालो या नीचे निकालो, वो E ही रहेगा, है ना। तो E हो गया, और सरफेस S1 को सरफेस S1 इंटीग्रेट किया dA प्लस E सरफेस S2 dA बराबर Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसका जो एरिया है, मतलब ये जो एरिया है ये है मान लिया A, है ना, सिलिंड्रिकल का ये वाला एरिया हमने ये मान लिया, मतलब ये वाला एरिया का मतलब ये देखिए ये वाला एरिया, ये वाला एरिया A है ना, ये वाला एरिया हो गया, तो इधर वाला भी A हो गया। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, E इंटू ए, S1 को अगर पूरा छोटे 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 एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो A मिलेगा, E हो गया प्लस ये हो गया। अब Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि ये क्या है, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे, तो यहाँ पे क्या काम करेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई A, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो Q इनक्लोज्ड बाई A, एरिया ये वाला कितना है, देखो एरो लगा करके सुंदर सा लिखा हुआ A। तो ये जो चार्ज ये एरिया इंक्लूज, क्योंकि ये पूरा सिलेंडर घुसा हुआ है सीट में, तो कितना चार्ज ये इंक्लोज करेगा, है ना, वही होगा इंक्लोज्ड चार्ज। तो Q इनक्लोज्ड बराबर हो गया सिग्मा इंटू A हो गया, है ना। तो इसको हम इक्वेशन 3 लिख दिए, और ये वाला इक्वेशन 2 था। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू 2 में रख दो, Q इनक्लोज्ड की वैल्यू कितना है, सिग्मा इंटू ए है, तो 2EA हो गया बराबर हो गया सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ए से ए कट गया, E बराबर हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। वो ये तो बड़ा वो हो गया। यहाँ पे देखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हम निकाल कहाँ रहे थे, सीट से r डिस्टेंस पे निकाल रहे थे, बट r का तो टर्म ही गायब है। इसका मतलब क्या हुआ, सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो r पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है ना। चाहे सीट से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वो कांस्टेंट रहेगा, आर पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। ये देखिए फार्मूला आपका आ जाता है। अब वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो मैग्नीट्यूड लिखो और एन कैप लिख दो। अब भाई एन कैप क्या होता है, जो सीट है सीट के प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है एन कैप, है ना, ये वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अच्छा अब इसका क्या है, कभी कभी ग्राफ भी खींचने को आ जाता है। देखिए सीट पे ही हमने वर्जिन माना ये, और ये बना दिया आर, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये देखिए जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की कांस्टेंट रहेगी और आर पे डिपेंड नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा, आर पे आप दूर जाते चले जाओ उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहीं से पता लग रहा है आर पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो ये भी आप ग्राफ याद रखिए, है ना, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अगला जो एप्लीकेशन है जो गॉस लॉ के पे बेस्ड है, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो है स्फेरिकल सेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है ना। स्फेरिकल सेल का मतलब पतला सा स्फेरिकल सेल है, मतलब फुटबॉल है, खोखड़ू है ना, मतलब भरतू नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे फुटबॉल होता है खोखला वैसे है सेल है ना, जिसके ऊपर प्लस Q चार्ज है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। कहाँ कहाँ निकालना है, इसमें 3 पार्ट होंगे, एक गोले के अंदर, एक गोले के बाहर और एक गोले के सरफेस पे। तो आइए अब सबसे पहला हम बात करते हैं गोले के बाहर, है ना। तो गोला ये देखिए प्लस चार्ज है, गोले के बाहर मान लीजिए कोई पॉइंट P है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गासियन सरफेस बनाएंगे, है ना। ये डैश 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 से देखिए गासियन सरफेस है जो P पॉइंट से पास कर रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस गासियन सरफेस पे हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ है। तो अब देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पे वो कहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्टली आउटवर्ड होगा। और एक छोटा सा अगर इस सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे छोटा सा अगर एरिया लें तो उस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी रेडली आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडली आउटवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने तोड़ा इसको इंटीग्रल E dA cos 0 हो गया, दोनों के बीच का एंगल 0, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हुआ, अब देखिए E को हमने क्या निकाल लिया, E को बाहर निकाल लिया, है ना, E को इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया और dA को इंटीग्रेट किया, छोटे से एरिया को इंटीग्रेट किया। E को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि हर एक पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल है ना। मतलब कोई अगर पॉइंट P हो, अगर यहाँ मैं कोई पॉइंट Q ले लूँ, Q और P में कोई डिफरेंस नहीं है, Q और P दोनों सेम है ना। इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो सिमेट्रिकल है। तो E को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रल dA इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आ गया, क्योंकि हमें ये पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी Q इज इक्वल टू होता है Q इनक्लोज्ड बाई 4 पाई r स्क्वायर। तो Q इनक्लोज्ड मतलब इस गासियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज होगा, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, वही वैल्यू यहाँ लिख दिया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q इनक्लोज के प्लेस पे डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E इंटू, अब अगर इस इंटीग्रल dA अगर छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सरफेस एरिया मिलेगा किसका, ये बड़े वाले स्फेरिकल सेल का 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई से 4 पाई कट गया, E इज इक्वल टू होगा सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पे देखने लायक है कि देखिए सिग्मा कांस्टेंट, ये R तो गोले का रेडियस है, R भी कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट हो गया, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर हो गया, मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल होता है ना। सेंटर से जो डिस्टेंस हो गया देखिए E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हो गया, ये जो वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये क्या है, ये गोले के बाहर है।
अब क्या हुआ, गोले के सरफेस पे हम अगर पहले सरफेस वाला निकाल लेते हैं, देखिए सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पे अगर मैं r इक्वल टू आर लिख दूं, है ना, मतलब कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r हो गया, तो ये क्या हो गया, r से r कट गया, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, मतलब सरफेस पे क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, और होना भी चाहिए क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस पे सिमेट्रिकल है ना। यहाँ पे भी देखिए, अगर यहाँ पे भी मैं देखूं इस गोले पे हर एक पॉइंट क्या है, सिमेट्रिकल है, तो सरफेस पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ना गोले के अंदर कितना होगा, तो भैया देखो गोले के अंदर अगर निकालना है तो मुझे गोले के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो देखो ये भी एक छोटा छोटा स्फेरिकल ये सरफेस जो लिया गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ये भी एक छोटा फुटबॉल है। तो अगर हम पॉइंट पी पे, है ना, ये पॉइंट पी पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने पॉइंट पी पे आर रेडियस का एक स्फेयर बनाया, है ना, और उस स्फेयर के ऊपर जो गॉसियन सरफेस है उसके ऊपर मैंने गॉस लॉ अप्लाई कर दिया, तो फाई इज इक्वल टू हो गया क्लोज इंटीग्रल एटा डी क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, है ना। अब मुझे ये पता लगा क्यू इनक्लोज्ड, अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये जो डैश 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 करके गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर तो कुछ चार्ज है ही नहीं, जीरो है, क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर पड़ा हुआ है। तो जब चार्ज क्यू इनक्लोज जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर जीरो हो गया, है ना। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ये जीरो हो रहा है इंटीग्रेट करने पे, तो इसका मतलब आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या एरिया जीरो है ना। लेकिन हमें ये पता है कि हमने एरिया तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि आर रेडियस का स्फीयर बनाया हुआ है, इसका एरिया तो होगा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो वो तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर जरूर से जीरो होना चाहिए, जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इनसाइड स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये जीरो यहाँ पे है ना। तो ये आप इसको भी, ये तीनों केस पूछे जाते हैं, है ना। तो तीनों केस का डेरिवेशन आप अच्छे से कर लें और इसको ध्यान रखें। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका ग्राफ भी बनाइए कि अंदर बाहर सरफेस पे कैसे वेरी करता है ना। तो ये देखिए ग्राफ बनाने के लिए ये एक गोला है, गोले के ऊपर प्लस क्यू चार्ज मैंने अंदर दिखाया, आप बाहर भी दिखा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप देखिए इस इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, और ये एक्स डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ये डिस्टेंस है ना। तो आप देखिए अब ये पता है कि गोले के अंदर क्या होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो जब गोले से चले, अभी जा रहे हैं गोले अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये देखो बहुत छोटा सा लाल लाइन दिख रही है, रेड लाइन चपक के एक्स एक्सिस से चल रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो है। जैसे ही गोले के सरफेस पे पहुंचा, सडन टक से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, वो कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पे क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर लिखा है, बट सिग्मा की अगर वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये यही एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, है ना। अच्छा अब देखिए, अब अगर हम बात करें जब गोले के बाहर गए, तो गोले के बाहर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये है, मतलब सब कुछ कांस्टेंट है बट ई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या हुआ, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, ये इस तरीके से वेरी कर रहा है। वैसे जैसे एक पॉइंट चार्ज होता है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, उसका जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, वैसे इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, ये भी वेरी करेगा। तो ये आप ग्राफ जो है ये ध्यान में रखें, अगर ये ग्राफ भी आता है तो इसको जरूर प्लॉट करें, ठीक है। आप आई थिंक इसके जो भी जितने भी सारे आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे वो सारे आपके कवर्ड हैं, है ना। तो इससे अब ये सारे डेरिवेशन कंप्लीट होते हैं। आप इसको अच्छे से एक बार थोड़ा सारे डेरिवेशन रिवाइज कर लें और एक बार प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्जाम में छोड़ के ना आए, 100% करके आए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।